गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया था एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण समझाया गया था। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था अक्रेंस ऑफ एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुओं की प्राप्ति, कि हम क्षार धातुओं को कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्या उनके भौतिक गुण हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टेट एंड कलर यानी कि अवस्था एवं रंग। अगर स्टेट की बात की जाए, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मेटल से जुड़े हुए हैं यानी कि ये धातुएं होती हैं, इस वजह से ये ठोस रूप में होंगे यानी कि सॉलिड फॉर्म में होंगे। लेकिन ये जो होते हैं ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं यानी कि बहुत नरम धातुएं होती हैं। अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, सोडियम जो है ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। और अगर कलर की बात करें, इनकी रंग की बात करें, तो इनका जो कलर होता है वो सिल्वर लाइक कलर होता है। सिल्वर लाइक मतलब कि ये चांदी के जैसे सफ़ेद होते हैं, चांदी के जैसे क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ये इनकी होती है अवस्था एवं रंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इनके गलनांक व क्वथनांक के बारे में, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, जो धातुएं हैं, वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं, अभी आपको बताया गया, क्योंकि जो हमारी क्षार धातुएं हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं यानी कि नरम ठोस होते हैं। इस वजह से इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं, उनका मान भी कम होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक व क्वथनांक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे एल्कली मेटल है, जो क्षार धातु हैं, उनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। चालकता से मतलब क्या समझते हैं हम, कंडक्टिविटी या चालकता का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पास हो जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, दैट विल कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस पदार्थ की चालकता हम कहेंगे। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, अच्छी सुचालक यानी कि विद्युत की अच्छी सुचालक मानी जाती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। फॉर सपोज ये आपका एक सब्सटेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी में जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बी से ए में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक धनायन जो है वो बी से ए की तरफ स्थानांतरित होता है, और यही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिस कारण से ये क्या माने जाते हैं, अच्छे सुचालक, विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, इनकी चालकता जो होती है वो हाई होती है, यानी कि अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई का बात करें, एटॉमिक रेडियस या फिर इसे हिंदी में कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर के, जैसे ये इसमें हमने नाभिक बना दिया अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये इसमें शेल है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। तो नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश में पाए जा रहे इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में नाभिक के मध्य बिंदु से लेकर के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इन एन एटम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल की।
एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें यानी कि क्षार धातुओं की बात करें तो ग्रुप होता है यहाँ पर लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लीना करे रब से फरियाद। ये हमारा ग्रुप पाया जाता है, ये हमारा S1 वाला ग्रुप है, S1 समूह है। हमें इनकी परमाणु त्रिज्याओं के अगर हम देखें तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे पीरियड क्या होते हैं, बढ़ते हैं, यानी आवर्तों की संख्या बढ़ती है। और आवर्तों की संख्या निर्भर किस बात पे करती है? आवर्तों की संख्या निर्भर होती है कोशों की संख्या पर, यानी कि शेल्स के नंबर पर। सोडियम जो है वो पाया जाता है सेकेंड पीरियड में, सोडियम थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। इसका मतलब यहाँ पर कोश कितने होंगे? ये अगर न्यूक्लियस होगा तो यहाँ पर 2 कोश होंगे। सोडियम की बात करें, यहाँ पर जो न्यूक्लियस अगर यहाँ पर है तो इसमें कितने कोश होंगे? 1 2 3 कोश पाए जाएंगे। पोटेशियम की बात करें 1 2 3 और ये 4 कोश पाए जाएंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 4 कोश पाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आप आवर्त में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे कोशों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती आ रही है। तो यहाँ से ये देखिए, ये नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी अपने आप क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, जिस कारण से एल्कली मेटल्स में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। अब यहीं पर हम बात करें किसी पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की। फॉर सपोज हमें यहाँ पर इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना है, हमें इस तरह मूव करना है। हमारी जो एटॉमिक रेडियस है इसके लिए हमें इस तरह मूव करना है। फर्स्ट पॉइंट पर Na है, यहाँ पर रखा है Cl। तो अभी हमने कहा जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे पीरियड चेंज होता है और शेल्स के नंबर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि कोशों की संख्या के बढ़ने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन हम जब समान आवर्त की बात करें, सेम पीरियड की बात करें, तो इस कंडीशन में तो पीरियड भाई थर्ड है, तो कोशों की संख्या जो होगी वो 3 ही होगी, शेल्स के नंबर जो है वो 3 माने जाएंगे। तो इस कंडीशन में एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इन्होंने कहा कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है उसका मान क्या होता है? उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है। ऐसा क्यों है भाई? जब कोशों की संख्या एक समान है तो फिर जो आपका एटॉमिक रेडियस है, जो परमाणु त्रिज्या है, वो कम क्यों हो रही है? कारण समझिएगा। हमने यहाँ पर थर्ड पीरियड की बात करी, n=3 की बात करते हैं। सोडियम का केस लेते हैं, ये न्यूक्लियस होगा, 11 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर 3 शेल हमने बना दी, 1 2 3, और सोडियम में बाह्यतम कोश में यानी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सोडियम में 11 इसका एटॉमिक नंबर, 2, 8, 1, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरीन की। यहाँ पर एकदम टॉप मोस्ट लेफ्ट में 17 Cl होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 7। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, ये पहला शेल हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा शेल और ये बना दिया तीसरा शेल। तो 1 2 3 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी नाभिक क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, 17 प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो सोडियम के केस में क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है कितने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? केवल 1 नेगेटिव चार्ज को। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो अब न्यूक्लियस कितने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे समझ में क्या है? इससे समझ में क्या है कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो कोशों की संख्या तो समान रहती है, n=3 है। दोनों के केस में कोशों की संख्या कितनी है? 3 है। किंतु बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इन आउटर मोस्ट शेल विल इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का जो प्रभावी बल होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कहते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिक प्रभावी बल, वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जिस कारण से जो बाह्यतम कोश है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्या हो जाता है? पास आता है। जैसे जैसे
आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जो कोश हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज यानी कि नाभिक प्रभावी बल जो है वो बढ़ेगा, और जो बाह्यतम कोश है वो नाभिक के क्या आता जाएगा, पास आता जाएगा, जिस कारण से जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था हमारा एटॉमिक रेडियस। एंड पीरियड में और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों, उसका रीज़न। अब बात करते हैं सेकंड आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो जिस तरह से परमाणु में हम परमाणु त्रिज्या निकालते हैं, किसी एटम में एटॉमिक रेडियस बताते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक वैसे ही किसी आयन में जो हमारा आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा, और जो नाभिक है उसके मध्य की जो दूरी होगी वो आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। तो जो एल्कली मेटल्स हैं, जो क्षार धातुएं हैं हमारी, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एल्कली मेटल्स में जो आयनिक रेडियस है और जो एटॉमिक रेडियस है, इनमें क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या होगी और जो आयनिक त्रिज्या होगी, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो सभी क्षार धातुओं में जो आयनिक त्रिज्या होती है, जो आयनिक रेडियस होती है, वो उनके परमाणु के परमाणुविक त्रिज्या से सदैव छोटी होती है, यानी कि जो आयनिक रेडियस होगी वो एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में हमेशा क्या होगी, कम होगी। रीज़न क्या है, रीज़न वही सेम, सोडियम का केस लिया आपने 11Na2,8,1, यहाँ पर जब आप ये एक न्यूक्लियस बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 शेल हो गए, लेकिन जब आपने बनाया 11Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब यहाँ बचे 2,8, 2 कोश, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। रीज़न आपके सामने है। सोडियम के केस में जब ये आयन फॉर्म में नहीं था, कितने शेल पाए जा रहे थे, 3 शेल, 3 कोश पाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब बाह्यतम कोश कितने बचे, जो बाह्यतम कोश था वो तो हट गया ना, अब ये वाला बाह्यतम कोश हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए एल्कली मेटल्स के केस में यानी कि क्षार धातुओं के केस में जो आयनिक रेडियस होती है वो एटॉमिक रेडियस से क्या होती है, कम होती है, यानी कि आयनिक त्रिज्या का मान परमाणु त्रिज्या से कम होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उस परमाणु को जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वह उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of any isolated gaseous atom is called its ionization energy। आपके सामने यहाँ पर हमने पोटेशियम का केस ले, 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,8,1, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की यानी आयनन ऊर्जा की, और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकाला और इसके बदले हमने पोटेशियम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो जितनी भी एनर्जी हम पोटेशियम को देंगे उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब बात आती है कि क्षार धातुओं में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो खुद ज़रा ध्यान से देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम या रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये मेटल पाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, और उसमें उसके कंपैरिजन में हमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे कोश की संख्या क्या होती, बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, यानी कि कुल मिलाकर के एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है। जैसे जैसे हमारा बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उस पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज यानी कि नाभिक प्रभावी बल उतना ही कम होगा, और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा उसकी आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। ध्यान रखेंगे ये बात। इसलिए
एल्कली मेटल्स में यानी क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। आयनन ऊर्जा का मान यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण से जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, एंड हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही क्या होती है, आसानी होती है। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा आउटर मोस्ट शेल से, हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो आयनन ऊर्जा है वो उतनी ही कम देनी पड़ती है। लेकिन फिर बात आती है किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड तो सेम रहता है, आवर्त तो समान है, तो कोशों की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कोश में वो बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से जो हमारा परमाणु होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और पास आ जाता है। और जब हमारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज होगा, जो नाभिक प्रभावी बल होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाई नाभिक के इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा पास होगा, नाभिक धनावेशित यानी न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जितने ज़्यादा पास होंगे उनमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जिस वजह से जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का वो न्यूक्लियस के और पास आता है और उसको उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालना और मुश्किल होता जाता है। इस वजह से आयनन ऊर्जा का मान पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ता जाता है। तो इससे पता क्या चला कि पीरियड में किसी भी आवर्त में, जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, जो आपके एल्कली मेटल्स होंगे इनकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, यानी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। सोडियम और क्लोरीन का अगर आप कंपैरिजन करेंगे या पोटेशियम और ब्रोमीन का कंपैरिजन करेंगे तो कम किसकी होगी, सोडियम और पोटेशियम की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन और ब्रोमीन की। बात किसकी चल रही है, आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की। होती क्या है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे दी गई ऊर्जा, यानी कि टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहीं पर एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। जब आपने किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो एनर्जी आप उस एटम को देंगे वो होगी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि पहली आयनन ऊर्जा। लेकिन किसी परमाणु से आपको मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे उस कंडीशन में जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी उसकी दूसरी आयनन ऊर्जा यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और एक्सेप्शन यहाँ पर ये होता है कि दूसरी आयनन ऊर्जा का मान पहली आयनन ऊर्जा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, आप किसी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, आपने उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और अब आपको उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप उसको कितनी दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो देनी चाहिए। वही पहला निकालना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी दी, हमने आपसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर हमें अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अब आप क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी दे रहे हैं, आप हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर एक ही आइटम है ए, इसमें से आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको कुछ एनर्जी दोगे, आपने ई ए एनर्जी दी, यहाँ पर ई ए एनर्जी दे रहे हैं करके आप, तो ये जो एटम है ये ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ई ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इस एटम को एनर्जी दी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब ये एटम जो है वो ए प्लस बन गया। अब आप इसमें से क्या चाह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, ए डबल प्लस बन जाएगा। तो आप इसको एनर्जी देने गए, आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन ये आपको दे दे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब आपको इस एटम से, क्योंकि अब आयन बन चुका है, पहले तो एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये बन गया आयन। इसमें से अब आपको इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो कह रहे हैं अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से काम नहीं चलेगा, अब हमको देनी पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
तो वही आपसे रीज़न पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो कारण ये है कि जब हम किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, तब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जिस वजह से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो अब जो हमारा एटम है वो क्या हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है, धन आयन बन जाता है। और किसी पॉजिटिव आयन से किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, और जो आयन है आपका वो पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये धन आयन बन गया, और इसमें से आप ऋण आवेश को दूर कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज को दूर कर रहे हो, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वैसे ही नाभिक का जो प्रभावी बल है बाकी इलेक्ट्रॉनों पर और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसी कारण से जो आयनाइजेशन एनर्जी में पहली आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो दूसरी आयनन ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखिएगा। और हम बात करें अगर एल्कली मेटल्स की, यानी कि क्षार धातुओं की, अगर आप क्षार धातुओं की बात करें, सोडियम है, सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया तो अब इसके पास बचे 2,8, ये बन गया Na+। और आप ध्यान दीजिए 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने का मतलब कि सोडियम का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया, सोडियम का अष्टक पूरा हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसी नोबल गैस की तरह हो गया है, यानी कि किसी आदर्श गैस के समान हो गया है। नियॉन ऑर्गन, नियॉन के इक्वल हो जाता है इसका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2,8, नियॉन का भी क्या होता है 2,8। इस वजह से अब सोडियम से अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, यानी कि लगभग ना के बराबर। और इसी वजह से क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे उच्च होता है, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन था यहाँ पर, क्योंकि एल्कली मेटल्स में आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, उसको निकालना ईजी होता है, जिस वजह से इनकी पहली आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो सबसे कम होता है। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इस वजह से क्षार धातुओं में से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना जो हो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल होता है, यानी कि लगभग ना के बराबर होता है, जिस कारण से क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। क्लियर है पॉइंट? आज के लिए आपको यही पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कल बताई जाएंगी। जो आज आपको बताएंगी प्रॉपर्टी, इनको रिवाइज करिए, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो उसे आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।